ऋषित ने जिस तरह देवयानी को धमकाया, उस वजह से देवयानी एकदम से डर गई थी। देवयानी अच्छे से जानती थी कि ऋषित का अपने गुस्से पर काबू नहीं था और वक्त आने पर ऋषित बहुत ज्यादा कठोर भी बन जाता था। तभी अरुण ने पछतावे से रिद्धिमा की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी बेटा, मेरे होते हुए तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ा, और अगर तुम मुझे पहले बताती तो मैं उसी वक्त तभी देवयानी को रोकता। रिद्धिमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं आपके और ऋषित की खातिर ही चुप थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं खुद के लिए खड़ा होना जानती हूँ, और इसलिए वक्त आने पर मैंने देवयानी आंटी को जवाब भी दे दिया। ऋषित अब सब कुछ जानना चाहता था, इसलिए फौरन उसने पूछा, क्या मतलब? तब रिद्धिमा उस दिन को याद करते हुए बोली, उस दिन देवयानी माँ ने जो अपमान किया था वो मुझे बहुत चुभ गया था और मैं रात भर रोती रही, और शायद उसी स्ट्रेस की वजह से मुझे बुखार हो गया। तो मेरी तबीयत खराब देख अरुण अंकल ने मुझे हॉस्पिटल जाने को कहा और देवयानी माँ को मेरे साथ भेजा। अरुण याद करने की कोशिश करते हुए बोला, हाँ ऐसा कुछ हुआ था। रिद्धिमा की तबीयत खराब हो गई थी और वो अकेले ही अरोड़ा मेंशन से हॉस्पिटल जाने के लिए निकली थी, लेकिन ऐसे हालत में उसे अकेले नहीं जाना चाहिए, ये सोचकर मैंने देवयानी को उसके साथ जाने को कहा था। रिद्धिमा को वो दिन और वो पल बिल्कुल जैसे का तैसा याद आ रहा था, और वो सब कुछ आज अरुण, ऋषित और सूरज के सामने बयां कर रही थी। उस दिन रिद्धिमा और देवयानी हॉस्पिटल पहुंच गई थी, पर सच तो ये था कि देवयानी ने कार में भी रिद्धिमा को बख्शा नहीं था। वो कार में भी रिद्धिमा को ताना देने से नहीं चूकी कि कैसे रिद्धिमा बीमारी का झूठा नाटक कर रही थी, और रिद्धिमा के लिए उसे अपने दोस्त के साथ शॉपिंग का प्लान कैंसिल करके हॉस्पिटल आना पड़ रहा था। पर रिद्धिमा ने किसी तरह खुद को कंट्रोल कर लिया था। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंची, देवयानी फिर से शुरू हो गई। वो बोली, उफ, अब डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए भी रुकना पड़ेगा। अब तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी बहू होगी तो ये भी करना पड़ेगा। रिद्धिमा आखिर बहुत ज्यादा इरिटेट होकर बोली, आप थोड़ी देर भी चुप नहीं रह सकती ना माँ? तो देवयानी रिद्धिमा के ऐसे उल्टा बोलने से और गुस्सा हो गई और जरा जोर से ही रिद्धिमा पर बरसते हुए बोली, और कितना चुप रहूं मैं? तुमने ऋषित से पैसों के लिए शादी की, मैं चुप रही, पर अब तुम प्रेग्नेंट हो और आगे जाकर तुम तुम्हारे इस बच्चे का इस्तेमाल ऋषित की प्रॉपर्टी पाने के लिए भी करोगी, ये मैं जानती हूँ, फिर भी चुप रह रही हूँ। और थोड़ी सी एक बात क्या बोल दी तुम मुझे ऐसे सुना रही हो? तुम मिडिल क्लास वालों की यही प्रॉब्लम है, खुद को बड़ा ग्रेट समझते हो तुम लोग और बड़े संस्कारों की बात करते फिरते हो। ये संस्कार दिए हैं तुम्हारे पापा ने, अपनी सास से ऐसे बात करने के संस्कार दिए हैं। रिद्धिमा ने अब तक सब सह लिया था, लेकिन बात अब उसके पापा पर आ गई थी और वो खुद का अपमान सह लेगी, लेकिन अपने पापा का अपमान वो नहीं सह सकती थी। अब रिद्धिमा खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाई और गुस्से से बोली, बस बस बहुत हो गया, मेरे पापा के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। क्या सुनना है आपको? हाँ, की है मैंने ऋषित से पैसों के लिए शादी। हाँ, अपने बच्चे का इस्तेमाल मैं ऋषित की प्रॉपर्टी पाने के लिए ही करने वाली हूँ, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ ना, इसलिए मुझे अपने लिए बहुत सारी दौलत चाहिए। रिद्धिमा इतनी जोर से चिल्लाई कि आसपास के सारे लोग रुककर उन्हें देखने लग गए। हॉस्पिटल का स्टाफ भी उनकी बातें सुनने लग गया। ये देख देवयानी को और गुस्सा आया और रिद्धिमा को डांटते हुए वो बोली, बकवास बंद करो, तुम मिडिल क्लास लोगों को वैसे भी कहीं भी सीन क्रिएट करने की आदत होती है। रिद्धिमा ने देवयानी को वार्निंग देते हुए चिल्लाकर कहा, हाँ, हमें ऐसी ही आदतें होती है, पर कम से कम किसी को इतना मानसिक टॉर्चर तो नहीं करते कि वो तंग आ जाए। हम मिडिल क्लास लोग अपने घर की बहू की प्रेगनेंसी में बहुत केयर करते हैं, आपकी तरह नहीं कि बस उसे ताने देते रहे, उसका अपमान करें, और आप उन्हीं लोगों में से एक हैं जो बस दौलत और स्टेटस देखती हैं। लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, इसलिए आज के बाद अगर आपने फिर से मुझे ऐसे कोई बात या ताने दिए तो मैं भी आपको वैसे ही जवाब दूंगी। हॉस्पिटल में ऐसे सबके सामने अपना ऐसा अपमान होते देख देवयानी गुस्से से वहां से चली गई थी। बाद में रिद्धिमा ने किसी तरह खुद को संभाला और फिर डॉक्टर से मिलने के बाद वो टैक्सी करके अरोड़ा मेंशन में आ गई थी। रिद्धिमा ये सब बातें सभी को बता रही थी। वो सब याद आते ही उसकी आंखें भर आई थी और अरुण गुस्से से देवयानी को घूरने लगा। देवयानी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, और सूरज परेशान था ये सोचकर कि अब क्या होगा। ऋषित इतना ज्यादा हैरान था कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। आखिर में देवयानी ने दिमाग लगाते हुए ड्रामा शुरू किया और रोते हुए कहा, अरुण, ऋषित बेटा, मुझ पर यकीन करो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। मैं तो बस रिद्धिमा पर गुस्सा थी।
क्योंकि उसकी वजह से ऋषित घर छोड़कर लंदन चला गया था। ऋषित को अपने बेटे जैसे प्यार किया है मैंने, और ऋषित को ऐसे अपने ही घर से दूर रहते देख मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बस इस वजह से मैंने रिद्धिमा को कभी कुछ बोल दिया होगा। ऋषित गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, ओ प्लीज, मेरे लिए अपने प्यार की दुहाई मत दीजिए देवयानी माँ। आपको पता है उस दिन मैं लंदन से मुंबई आया था। मैं हॉस्पिटल में आपके और रिद्धिमा के पीछे आया था, और हॉस्पिटल में रिद्धिमा की इरिटेशन में कही वही बातें सच मानकर मैं इतने सालों से ये सोच रहा था कि रिद्धिमा ने पैसों के लिए मुझसे शादी की थी, और वो पैसों के लिए हम दोनों के मासूम बच्चे का भी इस्तेमाल करना चाहती थी, और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। ये सुनकर देवयानी हैरान रह गई। अरुण और सूरज भी हैरान थे ये सुनकर कि ऋषित लंदन से वापस आया था। सबसे ज्यादा हैरान तो रिद्धिमा ही थी, जो दिल ही दिल में ये सोचते हुए बोली, मतलब मायरा ने जो कुछ कहा वो सच था। ऋषित सच में मुझसे मिलने आया था। तभी देवयानी ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन जितना प्यार मैं सूरज से करती हूँ उतना ही तुमसे भी करती हूँ, और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुमने हॉस्पिटल में वो सारी बातें सुनी थी। ऋषित ने गुस्से से देवयानी को धमकाते हुए कहा, आपको मुझसे कितना प्यार है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आप आज एक बात ठीक से समझ लीजिए, रिदु को इस तरह हर्ट करने वाले, इस तरह तकलीफ देने वाले इंसान को मैं कभी माफ नहीं करूंगा, और ऐसे इंसान को रिदु के आसपास या इस घर में भी मैं नहीं रहने दूंगा। पर आप अभी भी इस घर में हैं क्योंकि आप मेरे पापा की बीवी हैं, तो आगे से आप इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ ना हो, वरना फिर मैं अपनी मर्यादा भूलकर कहीं कुछ कर ना बैठूं, कहीं मैं भूल ना जाऊं कि आप अरोड़ा खानदान का हिस्सा हो। ऋषित फौरन अपने कमरे में चला गया, और अगले ही पल रिद्धिमा भी अपने कमरे में चली गई। अरुण ने गुस्से भरी लाल आंखों से देवयानी को देखते हुए कहा, तुमसे ये सब उम्मीद नहीं थी मुझे देवयानी। अब बस तुम एक बात समझ लो कि आगे से तुम रिद्धिमा, निशांत और ऋषित से दूर रहो। इतना कहकर अरुण भी गुस्से से चला गया। सूरज और देवयानी परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे। उधर रिद्धिमा अपने कमरे में सोचते हुए इधर से उधर चल रही थी। मतलब सच में ऋषित वापस आया था और उसने हॉस्पिटल में रिद्धिमा और देवयानी की बातें सुनी थी। दूसरी तरफ ऋषित इतना ज्यादा गुस्से में था कि उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसी गलतफहमी की वजह से ऋषित रिद्धिमा को गलत समझ बैठा था, और इसी गलतफहमी के चलते उसने सोनिया का प्रपोजल स्वीकार किया और उसे अपने साथ घर ले आया। और इसी गलतफहमी की वजह से इतने साल ऋषित यही सोचता रहा कि रिद्धिमा गलत इंसान थी और उसने ऋषित से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी, और वो उनके बच्चे को भी प्रॉपर्टी पाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। गुस्से से ऋषित अपने कमरे का सारा सामान तोड़ने लगा। बहुत देर तक वो ऐसे ही अपना गुस्सा चीजों पर उतारते रहा। फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए वो बाथरूम में गया। ठंडे पानी से शावर लेते हुए ऋषित ने खुद को किसी तरह शांत किया, और फिर ऋषित के दिमाग में ख्याल आया कि पहले ही इस गलतफहमी के चलते वो बहुत कुछ गलत कर चुका था, और अब वो सब सही कर देगा। अब ऋषित को सच पता था। अब वो जानता था कि रिद्धिमा ने उससे शादी पैसों के लिए नहीं की थी, और रिद्धिमा भी उससे प्यार करती थी, और रिद्धिमा ने बचपन में भी उसका साथ छोड़ा नहीं था। ऋषित ने सोचा अब वो सब ठीक कर देगा, पर पहले उसे रिद्धिमा से बात करनी होगी। फिर फौरन शावर बंद करके ऋषित कपड़े पहनकर रिद्धिमा के कमरे में आया। ऋषित ने देखा कि रिद्धिमा कमरे में इधर से उधर चलते हुए घूम रही थी। वो कुछ बहुत गहरी सोच में लग रही थी। जैसे ही रिद्धिमा ने ऋषित को देखा, उसने पूछा, मतलब तुम सच में मुझसे मिलने लंदन से मुंबई आए थे? ऋषित ने धीमी आवाज में सच कबूल करते हुए कहा, हाँ, मैं आया था तुमसे मिलने। मैं आया था तुम्हारे पास जब तुम 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, पर फिर एक दिन मैंने मायरा को फोन किया तो पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जब तुम 3 महीने प्रेग्नेंट थी, रिद्धिमा ने बुदबुदाते हुए कहा, हाँ, वो शायद वही दिन होगा जब देवयानी आंटी ने अपनी सहेलियों के सामने किटी पार्टी में मेरा अपमान किया था और मैं बीमार पड़ गई थी। ऋषित ने सच बताते हुए कहा, हाँ, तब मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता था कि देवयानी माँ तुमसे ऐसा सलूक कर रही है, पर मायरा से तुम्हारी तबीयत के बारे में सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था, और मैं भले ही तुमसे नाराज था, गुस्सा था,
पर प्यार तो था ही दिल में, और कहीं ना कहीं एक आस भी थी कि हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ। तुमने मुझसे पैसों के लिए शादी नहीं की होगी, और वो 10% शेयर्स भी तुमने लेने से मना किया था। इससे मेरा दिल दोराहे रास्ते पर खड़ा था। और ऐसे में जब मायरा ने मुझे तुम्हारी तबीयत के बारे में बताया तो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होने लगी, और मैंने सोचा कि बस बहुत हो गया, और मैं इस तरह लंदन में रहूंगा तो शायद हमारी प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी। तो फिर मैंने फैसला लिया कि मैं सीधे तुमसे बात करूंगा, जो भी है सच जान कर रहूंगा, और इसलिए फौरन मैं इंडिया आने के लिए निकल पड़ा। रिद्धिमा ने जरा सा चिढ़ते हुए पूछा, तो फिर तुम सीधे मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? ऋषित ने उस दिन जो भी हुआ वो सब बताते हुए कहा। मैं जब मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मैंने मायरा को फोन किया, तो मायरा ने मुझे बताया कि तुम देवयानी माँ के साथ हॉस्पिटल गई हो। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। ये सुनकर मुझे तुम्हारी और हमारे बच्चे की और ज्यादा फिक्र होने लगी, और मैंने सोचा कि मैं भी सीधे हॉस्पिटल चला जाता हूँ। पहले तुम्हारी तबीयत के बारे में डॉक्टर से बात कर लूंगा और फिर घर आकर तुमसे बात करूंगा। पर मैं इंडिया आ रहा हूँ ये बात किसी को भी नहीं पता थी सिवाय मायरा के। और मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो तुम जोर जोर से चिल्ला रही थी कि, लेकिन ऋषित बोलते बोलते अचानक रुक गया। रिद्धिमा ने बाहें चढ़ाते हुए कहा, क्या बोल रही थी मैं? जिस पर ऋषित ने बताते हुए कहा, तुम कह रही थी कि तुमने मुझसे पैसों के लिए शादी की थी और अपने बच्चे का इस्तेमाल तुम मेरी प्रॉपर्टी पाने के लिए ही करने वाली हो। तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, इसलिए तुम्हें अपने लिए बहुत सारी दौलत चाहिए। तुम यही कह रही थी? रिद्धिमा हैरान रह गई। मतलब ऋषित ने आधी ही बात सुनी थी। ऐसे में ऋषित को गलतफहमी होना लाजमी था। रिद्धिमा को ऐसे सोच में पड़ा देख ऋषित फिर खुद को जस्टिफाई करने के लिए आगे बोला, मैंने उस वक्त ना देवयानी माँ ने पहले क्या कहा ये सुना था, और ना ही बाद में तुमने क्या कहा वो सुना था। बस तुमने ये सब कहा और मेरा खून खौल उठा। फिर बिना एक सेकंड गवाए मैं हॉस्पिटल से निकल गया। रिद्धिमा ने लगभग चिल्लाते हुए ही कहा, अरे पर वो सब तो मैंने गुस्से में बोल दिया था, पर वो सच नहीं था। जिस पर ऋषित ने अफसोस से कहा, हाँ पर तब तो मैं ये समझ नहीं पाया था, और मुझे लग रहा था कि तुम अपना सच कबूल कर रही हो, और गुस्से में मैं वापस लंदन चला गया। और इसी बात की वजह से इतने सालों तक मैं यही सोच रहा था कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, और तुम हमारे बच्चे का इस्तेमाल मेरी प्रॉपर्टी पाने के लिए करने वाली थी। लेकिन ये सब सिर्फ एक गलतफहमी थी। रिद्धिमा और ऋषित के बीच की ये गलतफहमी दूर होने के बाद अब उनका रिश्ता क्या मोड़ लेगा, जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।